चलिए, तो आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं सीसीएस टेम्पोररी सर्विस रूल, इसका पहला क्लास हम लोग ऑलरेडी लास्ट 2 दिन पहले ही किए हुए थे। तो आज सेकंड क्लास रहेगा। आज के क्लास में ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। जो लोग नया आज पहली बार ज्वाइन कर रहा है और फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं किया है, तो आप लोगों को हम सजेस्ट करेंगे कि आप लोग एक बार पुराना वाला क्लास देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल तो आप जो जुड़े हुए हैं साथ में, तो अभी आपको ज़रूरत नहीं है, पर आज के क्लास ख़त्म होने के बाद आप एक बार ज़रूर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग हम आप लोगों को अवेलेबल करवा देंगे, पर वो देखने के बाद ये क्लास करते तो ज़्यादा आपको आसान रहेगा। ठीक है, हम लोग लास्ट दिन, अच्छा चलिए पब्लिक चैट में एक बार बता दीजिए हमको कि हमारा टेम्पोररी सर्विस रूल में टोटल कितना रूल था। जब हमारा आया हुआ था ये रूल, एक्चुअली इसमें कितना रूल था? अग्निप जी, टोटल 11 रूल था। ठीक है दीपंकर, टोटल 11 रूल था। बिल्कुल, हम लोग पहले दिन ही डिस्कस किए ना कि 11 रूल था, जिसके भीतर रूल आपका 11 आपका ड्रॉप हो गया, मतलब डिलीट हो गया। ऐसा ही कुछ और रूल भी है जो आपका डिलीट हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट रूल के भीतर एक है, जैसे टेम्पोररी सर्विस वाला जो रहता है उन लोगों को टर्मिनेशन ऑफ टेम्पोररी सर्विस रूल 5। वेरी गुड देवेन अग्नि। बाकी लोग, दीपंकर, रंजना, वेरी गुड। बाकी लोग जवाब दीजिए। आकाश, कविता, बहुत बढ़िया। तो रूल 5 में बताया गया था। अच्छा बताइए, मेडिकल ग्राउंड पे किसी को जो हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं, वो कहाँ पे बताया गया, कौन सा रूल में? रूल 6। वेरी गुड। अच्छा, मेडिकल ग्राउंड में अगर हम किसी को टर्मिनेट करते हैं तो नोटिस पीरियड कितने दिन का देते हैं? नोटिस पीरियड नील। वेरी गुड। अच्छा बताइए, कल हम लोग डिस्कस किए थे, अगर हम किसी को रूल 5 के अंदर टर्मिनेट कर रहे हैं, वेदर वी नीड टू फर्निश द रीजन कि किस कारण से टर्मिनेट कर रहे हैं। वेरी गुड। टर्मिनेशन के रीजन बताने का कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग लास्ट दिन डिस्कस किए हुए थे, है ना। यहाँ पे एक चीज़ हम लास्ट दिन छोड़ दिए थे, वो भी चलिए आज हम कवर कर देंगे आप लोगों को। नो फॉर्मल। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सवाल कि मान लीजिए किसी को नोटिस दिया गया 1 महीने का, और 1 महीना ख़त्म हो गया, उसके बाद उसको क्या होना है? टर्मिनेट होना है। तो क्या फॉर्मल रिलीविंग नेसेसरी है या नहीं? वेदर फॉर्मल रिलीविंग इज नेसेसरी और नॉट? सवाल आप नहीं समझे। रिफंड किसने बोला? कुंडू जी। सवाल हम ये पूछे कि मान लीजिए हमने किसी को टर्मिनेट किया, किस ग्राउंड पे? कि भाई मान लीजिए ये रूल 5 के अंदर नोटिस दे के हम निकाले हैं उसको। अब बात है, जब 1 महीना ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्या फॉर्मल रिलीविंग नेसेसरी है या नहीं? चार्ज रिपोर्ट वगैरह आके भर, मतलब मान लीजिए चार्ज रिपोर्ट भरने के लिए आ ही नहीं रहा है, तो क्या मैंडेटरी है कि उसको आना ही पड़ेगा, चार्ज रिपोर्ट भरेगा? बिल्कुल सही बात। फॉर्मल रिलीविंग जो है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये बात याद रख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का अगर मान लीजिए डेथ हो जाता है ना, ऑयल इन सर्विस, डेथ वाइल इन सर्विस, या फिर मान लीजिए सुपर एनुएशन में उसका कंप्लीट हुआ, तो उस केस में ईएल और एचपीएल मिला के कितने दिन का उसको मैक्सिमम मिलता है? किसी को आइडिया? बिल्कुल, बिल्कुल सही जवाब रंजना जी, रमिया जी, सत्येंद्र, अग्नि, कुंडू। वेरी गुड। तो 300 दिन मिलता है। वेरी गुड कविता जी। क्यों, किसको लेके मिलता है? तो ये याद रखना है, ये जो 300 दिन है, ये जो 300 दिन है, इसके भीतर क्या क्या चीज़ रहता है? तो इस 300 डेज के भीतर ईएल भी रहता है और एचपीएल भी रहता है ना। इस 300 दिन के भीतर अगर किसी का डेथ ग्राउंड पे हुआ या फिर सुपर एनुएशन ग्राउंड पे हुआ, डेथ और सुपर एनुएशन, ठीक है, इस ग्राउंड पे अगर हुआ तो कितने दिन का? 300 डेज। चलिए थोड़ा सा वेट करिए, स्क्रीन थोड़ा सा स्लो हो गया, मेरा लैपटॉप बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा बुजुर्ग हो गया है। चलिए, तो ये हम लोगों को याद रखना है 300 डेज। इसके भीतर क्या क्या रहता है? इसके भीतर इंक्लूडिंग रहता है ईएल प्लस एचपीएल।
ये दोनों इसके भीतर इंक्लूड रहता है। अब मान लीजिए क्या होता है, किसी ने रिज़ाइन कर दिया, किसी ने रिज़ाइन कर दिया या फिर सर्विस को क्विट कर दिया, रिज़ाइन किया या क्विट किया, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने दिन का मिलता है और क्या मिलता है? HPL ना, अग्निवी जी ऐसा कोई बात तो है नहीं, HPL डबल नहीं होगा, सिंगल नहीं होगा, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। रिज़ाइन अगर करता है, क्विट अगर करता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 150 डेज, मैक्सिमम कितने दिन का होता है? तो मैक्सिमम 150 डेज का मिलता है, और ये केवल EL का मिलता है, नॉट फ्रॉम HPL। रिज़ाइन किया, क्विट किया, तो EL का ही, EL का एक्चुअली कितना होता है? EL का हाफ, आप बोल सकते हैं हाफ ऑफ EL। मैक्सिमम कितना दिन? तो मैक्सिमम 150 डेज। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। देखिए ये डिफरेंस को, रिज़ाइन किया, क्विट किया, रिज़ाइन किया, क्विट किया, तो मैक्सिमम कितने दिन का है? 150 डेज का है। अदरवाइज कितने दिन का है? अदरवाइज आपका 300 डेज का। कौन सा केस में? डेथ और सुपरएनुएशन के केस में। ये दो बात याद रख लीजिएगा, कभी कभी सवाल पूछ सकता है। हालांकि ये सब हम लोग फिर से जब ये सब डिस्कस करेंगे, हमारा लीव रूल वगैरह, उसमें भी हम लोगों को ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग आगे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग रूल 10 को डिस्कस कर रहे थे, है ना। रूल 6 हमारा ख़त्म हो चुका था। आज के क्लास में हम लोग रूल 10 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस करते हैं हम लोग। अब क्या क्या बोला गया रूल 10 में? अच्छा, फर्स्ट दिन हम लोग जो डिस्कस किए थे उसके भीतर किसी का कोई डाउट है तो बताइए। उसमें किसी का कोई डाउट है तो आप पब्लिक चैट में मैसेज कर सकते हैं, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक मिनट। अब आते हैं हम लोग रूल 10 में। ठीक है, अब रूल 10 में क्या क्या बताया गया? तो रूल 10 हमको बताता है ग्रेचुइटी के बारे में। ठीक है, जब हमारा सर्विस टर्मिनेट हो रहा है किसी भी कारण से, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं कि टर्मिनल ग्रेचुइटी कितना मिलेगा टू द टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट। तो कोई भी टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट को टर्मिनल ग्रेचुइटी कितना मिलता है वो हमारा बताया गया है यहाँ पे रूल 10 में। ठीक है, ये याद रखना है। पहला सवाल आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि टर्मिनल ग्रेचुइटी को कहाँ डिफाइन किया गया। आपका इवन पिछले साल का जो ग्रुप बी एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसमें आपका इस छोटा सा रूल से 4-5 सवाल पूछा गया था, और सारा सवाल जो था आसान आसान वाला था, जो सवाल हम लोग इजीली आंसर कर सकते हैं अगर एक बार इसको आप सुन लेते हैं। ठीक है, तो छोटा रूल हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पिछले बार PS ग्रुप बी में पूछा, ज़्यादातर चांस है इस बार आपके एग्ज़ाम पे पूछा जाने का। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या बोला जा रहा है? ए टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिटायर्स ऑन सुपरएनुएशन और इज डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, है ना। कभी कभी हम लोग रिटायरमेंट शब्द को यूज़ नहीं करते, हम लोग डिस्चार्ज होने का, ये डिस्चार्ज शब्द का यूज़ करते हैं। खास करके जैसे GDS लोगों के केस में हम लोग क्या बोलते हैं? हमेशा डिस्चार्ज यूज़ करते हैं, हम लोग रिटायर्ड नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो सेम बात ही बताया जा रहा है यहाँ पे दोनों, कि मान लीजिए जो रिटायर्ड हुआ सुपरएनुएशन में, या फिर जब उनका सर्विस ख़त्म हो गया, टर्मिनेट कर दिया गया किसी भी कारण से, और इज डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इनवैलिड कब डिक्लेयर किया जाता है? अगर किसी को फिजिकली मान लीजिए वो इनकैपेबल है आपका जॉब करने के लिए, है ना, तो वो जगह पे उसको इनवैलिड घोषित किया जा सकता है कि भाई ये फिजिकली फिट नहीं है कि गवर्नमेंट सर्वेंट बने रहे। ठीक है, उसके लिए भी कमेटी बनता है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वो सब के बारे में। तो क्या बोला जा रहा है? तो अगर किसी का सुपरएनुएशन हुआ, मतलब रिटायरमेंट हुआ, या वो सर्विस से डिस्चार्ज हो गया, या फिर इनवैलिड हो गया, तो बोला जा रहा है वो क्या होता है? वो एलिजिबल होता है एक अमाउंट के लिए जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेचुइटी। अब ये ग्रेचुइटी कितना मिलेगा, इसके लिए क्या कौन सा रूल में बताया गया कि भाई ग्रेचुइटी कितना मिलेगा?
कौन सा रूल गवर्न करेगा, तो बोला जा रहा है सीसीएस पेंशन रूल 2021 जो है उसके माध्यम से ये गवर्न होगा। और उस रूल में, सीसीएस पेंशन रूल में बेसिकली बताया गया है कि परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट को कितना ग्रेचुइटी एडमिसिबल है, मतलब कितना कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस होगा तो कितना ग्रेचुइटी उसके फैमिली मेम्बर्स को मिलेगा। तो ये जो ग्रेचुइटी हमारा परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता है अंडर सीसीएस पेंशन रूल्स 2021, सेम अमाउंट का जो ग्रेचुइटी है वो अगर यहाँ से भी कोई हमारा रिटायर करता है या फिर इनवैलिड हो जाता है तो उस केस में टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट को भी मिलेगा। ठीक है, ये बात हमको बताया गया है सब रूल 1 में। अब क्या बोला जा रहा है कि कुछ कुछ केसेस है, इन केसेस ऑफ टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ रिटायर्ड कंपल्सरीली फ्रॉम सर्विस। तो क्या हो रहा है, कंपल्सरीली रिटायर्ड मतलब क्या होता है, कंपल्सरी रिटायरमेंट कब होता है, अगर किसी के अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी केसेस चल रहा है और उस डिसिप्लिनरी केसेस में हम लोगों को ऐसा लगता है कि मान लीजिए बंदा जो है खराब नहीं था, किसी कारणवश नेग्लिजेंस टू ड्यूटी के कारण या फिर कुछ और गड़बड़ी के कारण वो इस लपेटे में आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं उसको मतलब सर्विस से रिमूव या डिसमिस ना करके हम लोग कंपल्सरीली रिटायर कराते हैं, जहाँ पे फंडा क्या होता है कि भाई कुछ पेंशनरी जो बेनिफिट्स वगैरह है उसके फैमिली को मिल जाए। तो यहाँ पे वही बात बताया जा रहा है कि कोई भी टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट जिसका कंपलसरी हो गया है, कंपलसरीली जिसको रिटायर कर दिया गया, कहाँ से, एज ए डिसिप्लिनरी मेजर, तो उनको बोला गया है उनको हम ग्रेचुइटी देंगे, ऐसा नहीं कि ग्रेचुइटी नहीं देंगे, उनको ग्रेचुइटी तो हम देंगे पर पूरा नहीं देंगे या फिर थोड़ा कम देंगे, हो सकता है नॉर्मल केसेस में थोड़ा कम देंगे। तो कितना कम देंगे, तो बोला गया ठीक है भाई कम दो पर ऑन थर्ड से ज़्यादा मत काटो, मतलब जितना उसका ग्रेचुइटी होने वाला था नॉट लेस देन 2/3 अमाउंट ऑफ द ग्रेचुइटी शैल बी पेड। मतलब अगर वो सुपर एनुएशन में रिटायर करता है ना, तो जो उसको ग्रेचुइटी मिलने वाला था उस सर्टेन पीरियड के सर्विस के बाद, तो वहाँ पे जितना ग्रेचुइटी मिलता उसका 2/3 होना चाहिए। एग्जाम्पल अगर हम लोग ले, मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन में उसको ग्रेचुइटी मिलता है, नॉर्मल कंडीशन में एक मिनट वेट करिए, नॉर्मल कंडीशन में उसको ग्रेचुइटी मिलता मान लीजिए 30,000, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई कंपलसरी रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस होता है उस केस में क्या होगा, तो बोला गया 2/3 से कम नहीं करना है, मतलब मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम हो सकता है इसका 2/3, 30,000 इंटू 2/3 करने से कितना आ जाएगा 20,000, तो मिनिमम हम 20,000 देंगे। अब डिपेंड करता है जो उनका अपॉइंटिंग अथॉरिटी है या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उनके ऊपर कि वो 20,000 फिक्स करेंगे, 21,000 फिक्स करेंगे, 22,000 फिक्स करेंगे, 25,000 फिक्स करेंगे, क्या फिक्स करेंगे, ये डिपेंड करेगा उनका जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उनके ऊपर। पर किसी भी हालत पे 20,000 से कम नहीं दे सकता, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है ग्रेचुइटी आपको देना है और वहाँ पे अगर कंपलसरी रिटायर फ्रॉम सर्विस करवा रहे हैं तो 20,000 मतलब 2/3 से कम आप नहीं दे सकते, मिनिमम 2/3 आपको देना रहेगा। ये क्लियर हुआ, आगे बढ़े। चलिए पब्लिक चैट में बीच बीच में जवाब देते रहिएगा जब सवाल पूछा जाए, ठीक है। ये सवाल अभी हमने जो बोला ना ये खतरनाक इंपॉर्टेंट वाला सवाल है। अभी हमने जो डिस्कस किया कि इन केस ऑफ कंपलसरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस इन ऑफ टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उनके केस में क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी को रिटायर मतलब कंपलसरी रिटायर करवा दिया जाता है सर्विस से तो नॉट लेस देन 2/3 से कम का हम ग्रेचुइटी नहीं दे सकते, उतना अमाउंट का ग्रेचुइटी एटलीस्ट उनको देना पड़ेगा, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, आगे क्या बताया जा रहा है, बोला जा रहा है इन द केस ऑफ टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज रिटायर्स फ्रॉम सर्विस ऑन अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएनुएशन, 60 साल या जो भी प्रिस्क्राइब्ड एज है होने के बाद अगर कोई रिटायर किया है सर्विस से, या फिर समवन हैज बीन डिक्लेयर्ड परमानेंटली इनकैपेसिटेड, मतलब किसी को घोषणा कर दिया कि भाई ये जॉब नहीं कर सकता, ही और शी इज नॉट फिजिकली
फिट फॉर द गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, अब कौन करेगा? तो एप्रोप्रिएट मेडिकल अथॉरिटी करेगा। हम लोगों को ये भी हम लोग देखें कि कहाँ पे हम लोगों को बताया गया ये परमानेंट इनकैपेसिटेट घोषित करते हुए हम लोग किसी को सर्विस से जो निकाल सकते हैं, कौन सा रूल में बताया गया, एक बार पब्लिक चैट में बताइए। आज ही हम लोग देखें कौन सा रूल में बताया गया कि परमानेंटली इनकैपेसिटेट घोषित करते हुए। बिल्कुल, अग्निव जी, शुभेंदु जी, दीपंकर, कविता, आकाश, रंजना, सत्येंद्र जी, वेरी गुड। तो रूल 6 में ये बात बताया गया था। और वहाँ पे हम लोग एक और बात देखे थे कि हमको कौन इनकैपेसिटेट घोषित कर सकता है अगर हम टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो बोला जा रहा है किसी परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट को जो इनकैपेसिटेट घोषित कर सकता है वो ही आपका टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट को भी इनकैपेसिटेट घोषित कर सकता है। ऐसा नहीं कि ये टेम्पोररी है तो कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा आ गया और वो आके बोल दिया कि भाई ये इनकैपेबल फ्रॉम सर्विस है। नहीं, जो परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट को कर सकता है वही इनको भी कर पाएगा। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि नॉर्मली ये मेडिकल सर्विसेज के कंडीशन में जो टेम्पोररी हमारा इनकैपेसिटेट फ्रॉम सर्विस हम लोग हुए, परमानेंटली सर्विस से रिलीव हो रहे हैं, तो बोला जा रहा है अगर यहाँ पे कंडीशन दिया कि अगर किसी ने सुपर एनुएशन के बाद रिटायर किया या फिर मेडिकली अनफिट हुआ, कितने साल के बाद? नॉट लेस देन 10 years ऑफ सर्विस आफ्टर ही हैज रेंडर्ड ए सर्विस ऑफ नॉट लेस देन 10 years, मिनिमम 10 साल का, मिनिमम 10 साल का सर्विस उन्होंने रेंडर किया, फिर जाके उनको इनकैपेसिटेट घोषित कर दिया गया। या फिर मान लीजिए किसी ने VRS लिया, टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए भी VRS का ऑप्शन रखा गया, जहाँ पे उनका सर्विस 20 साल हो जाता है, उसके बाद वो VRS ले सकते हैं अप विथ ए नोटिस ऑफ 3 month। तो VRS के लिए जो नोटिस दिया जाता है कितने दिन का दिया जाएगा? तो 3 महीने का नोटिस दिया जाएगा। तो अगर ये होता है, यहाँ पे 3 केसेस हम लोग देखें, क्या क्या हम लोग देखें? तो नंबर 1 किसी का सुपर एनुएशन हो गया, नंबर 2 कोई इनकैपेसिटेड फ्रॉम सर्विस हो गया, मेडिकली अनफिट हो गया, कितने दिन बाद? आफ्टर 10 years। या फिर किसी ने VRS लिया, कितने दिन बाद? आफ्टर 20 years। और VRS लेने के लिए कितने महीने का नोटिस लगता है? तो 3 महीने का नोटिस लगता है। अगर ये सब हुआ तो उनको क्या मिल सकता है? तो वही बात बताया गया, उनको एक तो मिलेगा पेंशन। कौन सा पेंशन? तो सुपर एनुएशन हुआ है तो सुपर एनुएशन के बाद सुपर एनुएशन पेंशन मिलेगा। आप मेडिकल अनफिट हो गया कोई तो उसको इनवैलिड पेंशन मिलेगा। और अगर किसी ने VRS ले लिया तो उसको रिटायरिंग पेंशन मिलेगा। कभी कभी सवाल पूछता है कि रिटायरिंग पेंशन कब दिया जाता है? तो जब कोई VRS लेता है सर्विस से तो उसको रिटायरिंग पेंशन दिया जाता है, सुपर एनुएशन नहीं, रिटायरिंग पेंशन उनको दिया जाता है। और ये सारा जो पेंशन है ना, कि सुपर एनुएशन पेंशन क्या है, इनवैलिड पेंशन क्या है, रिटायरिंग पेंशन क्या है, तो देखिए सुपर एनुएशन पेंशन जो है रूल 38 में बताया गया, इनवैलिड पेंशन जो है रूल 39 में बताया गया, और रिटायरिंग पेंशन जो है इसको रूल 34 में बताया गया। किसका? CCS पेंशन रूल 2021 का। तो ये तो एक नंबर इनको मिला पेंशन। साथ ही साथ बोला गया इनको एक ग्रेचुइटी मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे रिटायरिंग ग्रेचुइटी या रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, जिसको CCS पेंशन रूल के रूल 45 में डिस्कस कर दिया गया। तो कभी कभी ये भी सवाल पूछ लेता है, क्या मान लीजिए सुपर एनुएशन पेंशन को कहाँ पे बताया गया, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी को कहाँ पे बताया गया, इनवैलिड पेंशन को कहाँ पे बताया गया। हालांकि वो आपका CCS पेंशन रूल के अंडर कवर होता है, पर फिर भी रूल नंबर हम लोगों को एक एक करके याद रखना होगा। सुपर 33, इनवैलिड 39 और रिटायरिंग इन 34। ठीक है, सुपर एनुएशन, रिटायरिंग, SR आप याद रख सकते हैं, SRI या फिर SR1। चलिए ये भी हम लोगों का अच्छा है, SR, उसके बाद याद रख लेते हैं 1। ठीक है, SR1 क्या होता है, किसका फॉर्म नंबर है SR1, कोई बताइए पब्लिक चैट में। बिल्कुल, लीव एप्लीकेशन का जो फॉर्म नंबर है वो है आपका SR1। ठीक है, कुछ देखिए कुछ पोस्ट होता है जो आपका टेम्पोररी बेसिस पे रहता है, तो उस पोस्ट पे अगर कोई रहेगा वो तो हमेशा रहेगा ही, हमेशा टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट ही रहेंगे, है ना। और जैसे आपका मान लीजिए कैजुअल लेबर होते हैं,
तो कैजुअल लेबर में एक ज़माना था जब कैजुअल लेबर में हम लोग देखे थे सर्टेन पीरियड काम करने के बाद टेम्पोररी स्टेटस मिलता था, और बाद में डिपार्टमेंट ने मतलब बाद में रेगुलेशंस वगैरह आया, और उसके बाद क्या किया, जो लोगों को टेम्पोररी स्टेटस मिल गया उन लोगों को हम लोग एमटीएस में वगैरह में ज्वाइनिंग वाइनिंग करवाए। पर मान लीजिए कुछ लोगों का वो सब नहीं हुआ, ज्वाइनिंग वगैरह नहीं हुआ, बाद में वो गाइडलाइंस आया नहीं, तो वो तो टेम्पोररी स्टेटस मिलेगा और टेम्पोररी में ही रह जाएगा। ठीक है, जिस कारण से ये रह सकता है, ऐसे कुछ नहीं है कि नहीं रह सकता। कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट कुछ पोस्टें अभी आज के दिन में मान लीजिए हो सकता है थोड़ा इम्प्लीकेशन कम हो गया है, क्योंकि आज के दिन में नॉर्मली हम लोगों का जो भी जैसे हम लोग प्रोफेशनल बेसिस पे तो जो ज्वाइन करता है उन लोगों का तो कंफर्मेशन हो ही जाता है, उनका दिक्कत नहीं है। पर खाली ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है ना। तो ये आप खाली अपने डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है क्या है उसके आधार पे आप डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए। और अगर नहीं होता, मान लीजिए कोई नहीं रह सकता, तो यहाँ पर कभी भी रूल में ये सारा प्रोविज़न नहीं आता है, इसीलिए आपका प्रोविज़न है, या फिर होता था इसलिए आपका प्रोविज़न है। ठीक है, और आज के दिन में भी ये रूल से आपका काफ़ी सारा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट सारा चीज़ आपको आज के दिन के साथ मैच नहीं होगा, पर ज़्यादातर चीज़ आपको मिल जाएगा उसी के हिसाब से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सुपर एनुएशन पेंशन हम लोग देख लिए, कहाँ पे बताया गया 33 में। सुपर SRI हम लोग देखे S33, रिटायरिंग 34, फिर आगे हमारा आई जो है, आई हमारा कहाँ पे बताया गया, तो वो हमारा 39 पे बताया गया। ग्रेचुइटी, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी कहाँ पे बताया गया, तो 45 में बताया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बोला जा रहा है, तो पहला केस क्या हुआ, सुपर एनुएशन, इनवैलिडेशन और रिटायरमेंट, मतलब रिटायरिंग पेंशन VRS। अगला केस क्या है, अगला केस है अगर किसी का डेथ हो जाता है, कब, आफ्टर रिटायरमेंट। तो दो केस हम लोग देखेंगे, एक अगर डेथ होता है आफ्टर रिटायरमेंट, और एक हम लोग देखेंगे जहाँ पे डेथ होता है बिफोर रिटायरमेंट, मतलब व्हाइल इन सर्विस। हालांकि दोनों केस सेम है, कोई इशू आपका है नहीं। डेथ आफ्टर रिटायरमेंट अगर होता है तो भी जो आपका टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट था उसके फैमिली को क्या मिलेगा, तो फैमिली पेंशन मिलेगा। टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या मिलेगा, उसके फैमिली को फैमिली पेंशन मिलेगा। अगर डेथ वाइल इन सर्विस होता है, डेथ अगर वाइल इन सर्विस होता है तो क्या मिलेगा, तो बोला जा रहा है फैमिली पेंशन मिलेगा, साथ में डेथ ग्रेचुइटी मिलेगा। यहाँ पे आपका डेथ ग्रेचुइटी नहीं था, है ना, क्योंकि यहाँ पे पहले ही उसको ग्रेचुइटी मिल चुका है, क्योंकि उसने तो मान लीजिए आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायर अगर हुआ है, सुपर एनुएशन अगर हुआ है ना, तो वो पहले से ही उसको आपका ग्रेचुइटी मिल चुका है, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी उसको मिल चुका है, इसलिए यहाँ पे आपका वो केस नहीं आएगा। ठीक है, अगर डेथ के बाद, या फिर मान लीजिए आपका डेथ हो गया, उसको मिला नहीं था, तो व्हाइल इन सर्विस अगर होगा, सर्विस के दौरान अगर किसी का डेथ हो जाता है, तो पहले से तो ग्रेचुइटी मिलने का कोई ऑप्शन है नहीं, सर्विस खत्म होता तब जाके मिलता। तो यहाँ पे उसके फैमिली को फैमिली पेंशन मिल जाएगा और डेथ ग्रेचुइटी मिल जाएगा। ठीक है, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट व्हाइल इन सर्विस, हिज फैमिली और हर फैमिली शैल बी एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन एंड डेथ ग्रेचुइटी। ये बात हम लोगों को याद रखना है। और ये कितना मिलेगा, तो बोला गया परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट को जिस हिसाब से मिलता है सेम हिसाब ही इनके लोग लिए भी लागू होगा। ठीक है, तो CCS पेंशन रूल 2021 में दिया गया जो प्रोविजन है, जहाँ पे हमारा परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट का अगर डेथ हो जाता है व्हाइल इन सर्विस, तो जितना मतलब फैमिली पेंशन उसके फैमिली को जिस हिसाब से मिलता है, देखिए जितना तो होता नहीं, क्योंकि वो डिपेंड करता है पे कितना था, पे के आधार पे फैमिली पेंशन ग्रेचुइटी सारा डिपेंड करेगा, पर जितना परसेंटेज होता है, जैसे कैलकुलेशन होता है, द प्रोसेस विल रिमेन सेम फॉर बोथ टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट एंड परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, एक बार पब्लिक चैट में कंफर्म करिए किसी का कुछ। चलिए, अब आते हैं हम लोग रूल 10। रूल 10 क्या बताया, रूल 10 जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी के भीतर क्या क्या बताया जा रहा है। तो अब यहाँ पे बोला गया कुछ केसेस है जहाँ पे कोई ग्रेचुइटी नहीं दिया जाएगा, है ना। कौन सा केस में ग्रेचुइटी नहीं दिया जाएगा, तो बोला गया अगर कोई टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो रिटायर करता है, मतलब रिजाइन करता है,
if any temporary government servant has resigned from his post or नंबर वन हुआ रेजिग्नेशन, नंबर टू रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस और डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एज ए मेजर ऑफ डिसिप्लिनरी मेजर। तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के मेजर के हिसाब से उनको क्या किया, रिमूव कर दिया गया सर्विस से, या फिर डिसमिस कर दिया गया, या फिर वो खुद से रिजाइन कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, नो ग्रेचुइटी विल बी पेड। दूसरा केस क्या है, अगर किसी का री एम्प्लॉयमेंट होता है, अगर किसी टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट का री एम्प्लॉयमेंट होता है, दूसरा किसी परमानेंट पोस्ट मतलब दूसरा किसी पोस्ट में आफ्टर रिटायरमेंट वो जाके ज्वाइन करता है ना, तो बोला जा रहा है इफ ही इज री एम्प्लॉयड आफ्टर रिटायरमेंट ऑन सुपरएनुएशन और रिटायरिंग पेंशन, तो क्या बोला जा रहा है, उसको भी आपका ग्रेचुइटी नहीं मिलेगा। तो याद रखना है, अगर री एम्प्लॉयमेंट हुआ तो ग्रेचुइटी नहीं मिलेगा, अगर री एम्प्लॉयमेंट हुआ तो ग्रेचुइटी नहीं मिलेगा। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइन करता है, रिमूव होता है, डिसमिस होता है, तो उस केस में भी आपका नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये कौन सा केस में री एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है री एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट और सुपरएनुएशन और रिटायरिंग पेंशन। अगर किसी ने रिटायरमेंट हो गया किसी का, है ना, या मतलब सुपरएनुएशन हो गया, या फिर आपका रिटायरिंग पेंशन मिल जाए, वीआरएस वगैरह ले लिया है ना, तो वो सारा केस में उसके बाद अगर किसी का उसके बाद एक्चुअली यहाँ पे हम थोड़ा सा ये कर दिए, ये रिटायरमेंट और सुपरएनुएशन आपका सेम ही चीज़ है, तो बस इसे याद रखना है, इफ समवन इज री एम्प्लॉयड आफ्टर रिटायरमेंट ऑन सुपरएनुएशन के आधार पे या फिर वीआरएस के आधार पे। ठीक है, तो दो चीज़ अगर हुआ, एक नंबर उसका रिटायरमेंट हुआ सुपरएनुएशन के, मतलब पर्टिकुलर एज आने के बाद 60 साल के बाद उसका रिटायरमेंट हो गया, या फिर वीआरएस ले लिया। वीआरएस लेने के लिए मिनिमम सर्विस कितना चाहिए, पब्लिक चैट में एक बार बताइए, वीआरएस लेने के लिए मिनिमम कितना का सर्विस चाहिए यहाँ पे, अगर कोई वीआरएस लेगा मिनिमम 20 साल का सर्विस यहाँ पे चाहिए। अगर कोई इनवैलिडेशन के आधार पे, अगर मान लीजिए किसी को इनवैलिड घोषित करना है जिसके आधार पे उसको पेंशनरी बेनिफिट्स वगैरह मिलेगा, तो मिनिमम 10 साल का सर्विस आपका यहाँ पे आवश्यक रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये दो केस में, रेजिग्नेशन, रिमूवल, डिसमिसल, साथ में रीएम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट ऑन सुपरएनुएशन और रिटायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वीआरएस, इन दोनों के बाद अगर किसी को आपका री एम्प्लॉयमेंट होता है तो उस दौरान क्या होगा, उस दौरान इनको कोई बेनिफिट, आपका जो ग्रेचुइटी का बेनिफिट वगैरह जो है वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए इसको रहने देते हैं, रिमूव्ड और डिसमिस्ड एज डिसिप्लिनरी मेथड्स और री एम्प्लॉय। अब बोला जा रहा है टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ रिजाइन फ्रॉम सर्विस। देखिए रेजिग्नेशन कभी कभी क्या होता है, हम प्रॉपर चैनल पे विथ प्रॉपर परमिशन विथ एनओसी हम अप्लाई करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम गवर्नमेंट को पहले से कुछ बताते नहीं, जैसे मान लीजिए आप पोस्टल असिस्टेंट हैं और आप सीजीएल निकाले और फिर आप चले गए किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, पर आपने क्या किया, अपने डिपार्टमेंट को पहले से इसके बारे में कोई सूचना नहीं दिए हुए थे, तो ये एक केस हो सकता है। दूसरा हो सकता है एक केस जहाँ पे आपने प्रॉपर प्रोसीड्योर फॉलो किया, जब रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया आप अपने डिपार्टमेंट को उसके बारे में बताए, लिखित में आपने उसको दिए, है ना, साथ में जितना नोटिफिकेशन का जो पेजेस वगैरह रहता है उसको भी देना रहता है। उसके बाद आवेदन लिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिए, फिर एग्ज़ाम वगैरह अपीयर किए, है ना, छुट्टी लेते हुए। तो आपने जब ये सारा काम करते हैं तो प्रॉपर चैनल पे चलता है, और ऐसा केसेस में अगर बाद में अपॉइंटमेंट वगैरह मिलता है उस दौरान क्या होता है, ये प्रीवियस जो सर्विस है उसको भी हम लोग ड्यूटी ट्रीट करते हैं, है ना। देखिए क्या बताया जा रहा है, टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ रिजाइन फ्रॉम सर्विस, किस लिए, टू टेक अप एन अपॉइंटमेंट, किसी दूसरे जगह पे ज्वाइन करने के लिए। पर फंडा एक नंबर ये है, जहाँ ज्वाइन करने के लिए हम जा रहे हैं वो जो कॉरपोरेशन है, जो कंपनी है, दिस शैल होली और सब्सटेंशियली, क्या दो शब्द यूज किए, एक नंबर होली, दूसरा है सब्सटेंशियली, ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। देखिए होली का मतलब क्या है, कंप्लीटली,
द कंपनी इज कंप्लीटली ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, नंबर 1। नंबर 2 है सब्सटेंशियली ओन्ड और कंट्रोल। सब्सटेंशियली का मतलब क्या होता है? पार्शियली, ठीक है, पार्शियली। और इसी रूल में आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन में बताया गया कि सब्सटेंशियली का मतलब हो जाएगा मोर देन 50%, मोर देन 50%, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे मोर देन 50%, इसको याद रखिएगा। होली का मतलब कितना हो गया? 100%। सब्सटेंशियली का मतलब मोर देन 50%, लेस देन 100%, क्योंकि 100 हो जाएगा तो होली कंट्रोल हो जाएगा, या फिर आपका होली ओन्ड बाय द कंपनी हो जाए, ओन्ड बाय गवर्नमेंट हो जाएगा। सब्सटेंशियली का मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट का जो शेयर है ना, वो 50% से ज़्यादा है, अधिक है, तो उसको बोला जाएगा इट इज़ होल्ड सब्सटेंशियली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अगर कोई ऐसा केसेस है, ऐसा जगह पे ज्वाइन करता है, या फिर कोई ऐसा बॉडी, कोई ऐसा जगह पे, ऐसा कोई दूसरे जगह पे ज्वाइन करता है जो कंट्रोल्ड होता है और फिनांस्ड होता है, किसके द्वारा? द बॉडी इज बीइंग कंट्रोल्ड और फिनांस्ड बाय द गवर्नमेंट, तो ये भी आपका गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड हो रहा है, कंट्रोल्ड हो रहा है, सब्सटेंशियली फिनांस्ड हो रहा है। और ऐसा जगह पे अगर किसी ने अपॉइंटमेंट लिया आफ्टर हैविंग, आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रॉपर परमिशन, तो बोला जा रहा है उनको शैल बी पेड टर्मिनल ग्रेचुइटी। तो उनको जो टर्मिनल ग्रेचुइटी है, हम लोग यहाँ पे क्या बोले थे कि भाई अगर कोई रिजाइन करता है तो उसको ग्रेचुइटी नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे बोला नहीं भाई, इसको भी ग्रेचुइटी दिया जाएगा। अगर वो प्रॉपर चैनल, प्रॉपर प्रोसीड्योर फॉलो किया तो उसको आपका ग्रेचुइटी मिल जाएगा, ठीक है। अब केसेस आता है, मान लीजिए अगर किसी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, अगर किसी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है कहाँ पे? कोई ऑटोनोमस बॉडी में, कोई ऑटोनोमस बॉडी में किसी का, ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त शासन, है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन खुद को चलाता है, नॉर्मली हम लोग उसी को ऑटोनोमस बॉडीज बोलते हैं। तो क्या बोला जा रहा है? ए टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ बीन एब्जॉर्ब्ड इन द सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी में क्या हुआ? उनका एब्जॉर्प्शन हो गया, मतलब उस पोस्ट को एब्जॉर्ब कर लिया गया वहाँ पे, है ना। तो टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ बीन एब्जॉर्ब्ड इन द सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज, और उसके लिए उन्होंने क्या किया? अपना पेरेंट डिपार्टमेंट से परमिशन भी लिया, है ना, उसने अपना पेरेंट डिपार्टमेंट से परमिशन भी लिया। तो बोला जा रहा है शैल हैव एन ऑप्शन टू काउंट द सर्विस, तो उनको क्या बोला जा रहा है? ये जो आपका प्रीवियस पीरियड रहेगा, दैट पीरियड शैल बी काउंटेड एज सर्विस, इस पीरियड को हम सर्विस के पीरियड में ही काउंट करेंगे। और ये खास करके एक बात यहाँ पे एक है कि मान लीजिए जो ऑटोनोमस बॉडी में एब्जॉर्प्शन हुआ, वहाँ पे अगर पेंशनरी बेनिफिट है तभी जाके फायदा होगा, अदरवाइज कोई फायदा है नहीं, है ना, क्योंकि दूसरा वाला कंपनी आपको पेंशन देने वाला है नहीं। तो अगर कोई ऐसा केसेस होता है तो वहाँ पे वो जो पर्सन जिसका एब्जॉर्प्शन हुआ था ऑटोनोमस बॉडी में, वो क्या कर सकता है? वो अपना ऑप्शन को फर्निश कर सकता है, जहाँ पे वो बोलेगा तो वो क्या चाहता है। वो दो चीज़ हो सकता है, नंबर 1 वो चाहता है कि हमको ग्रेचुइटी दे दो, टर्मिनल ग्रेचुइटी दे दो, तो अगर हम आपको टर्मिनल ग्रेचुइटी देंगे तो ये पीरियड जो है आपका ड्यूटी ट्रीट नहीं करेंगे, ये पीरियड हम ड्यूटी ट्रीट नहीं करेंगे, आपको टर्मिनेट कर दिया गया भाई, सारा आपका हिसाब निकास चुकता कर दिए, हम आपको दे दिए। तो उसके बाद क्या होगा? ये पीरियड जो है इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ड्यूटी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पेंशन, है ना, वाइल वर्किंग इन द ऑटोनोमस बॉडी, तो उसके पीरियड में हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर हम ऑप्शन देते हैं कि नहीं, चलो आप सर्विस ट्रीट कर दो, हमको टर्मिनल बेनिफिट, टर्मिनल ग्रेचुइटी जो है वो नहीं चाहिए, तो वी मे चूज द पेंशनरी बेनिफिट्स और ट्रीट द पीरियड एज सर्विस इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द टर्मिनल ग्रेचुइटी। तो टर्मिनल ग्रेचुइटी के बदले हम लोग ये काम भी कर सकते हैं। तो ये हमको याद रखना है इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन इन ऑटोनोमस बॉडीज। अब ऑटोनोमस बॉडी किसको बोला जा रहा है? तो ऑटोनोमस बॉडी को यहाँ पे डिफाइन किया गया, बोला जा रहा है ऑटोनोमस बॉडी मीन्स एक बॉडी विच इज फिनांस्ड होली और सब्सटेंशियली, किसके द्वारा? फ्रॉम द सेस और सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रांट। तो जो हमारा आप लोग जानते हैं इनकम टैक्स वगैरह जो होता है उसमें एक शब्द आता है सेस, जो एक प्रकार का टैक्स है जो हम लोगों से गवर्नमेंट अदाय करता है, गवर्नमेंट आपका हम लोगों से लेता है।
तो वो सेस के माध्यम से या फिर गवर्नमेंट के ग्रांट के माध्यम से अगर किसी ऑटोनोमस किसी बॉडी को हम लोग फिनांस करते हैं होली और सब्सटेंशियली, देन दिस बॉडी विल बी ट्रीटेड एज सेंट्रल, दिस बॉडी में बी ट्रीटेड एज सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी। ठीक है, तो ये बात हमको याद रखना है। सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी के केस में क्या होता है, फिनेंसिंग का काम कौन करेगा, फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट और सेस, तो इसी से उनका होगा। इसके भीतर बोला गया सेंट्रल स्टैट्यूटरी बॉडी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये दोनों आपका आता है सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी में। बोला गया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वगैरह जो है वो सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी के भीतर काउंट नहीं किया जाता है। तो यहाँ से आपका एक आध सवाल पूछ सकता है, वेदर द सेंट्रल स्टैट्यूटरी बॉडी कम्स अंडर द ऑटोनोमस बॉडी और नॉट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज do not comes under the definition of central autonomous bodies। ऑप्शन ए में दे दिया सेंट्रल स्टैट्यूटरी बॉडीज, ऑप्शन बी में दे दिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी में दे दिया डिफरेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ऑप्शन डी में दे दिया नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए पब्लिक चैट में, क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं फिनांस्ड फाइनल सब्सटेंशियली। ऑलरेडी हम लोग देख लिए जहाँ पे हमारे एंड का जो खर्चा है इट इज़ मोर देन 50%, अगर 50% से ज़्यादा होता है ना, कहाँ से, फ्रॉम सेस और सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट, इन दोनों से अगर 50% से ज़्यादा खर्चा मिल रहा है तो इसको बोला जाता है फिनांस्ड सब्सटेंशियली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है, किसी का कुछ दिक्कत है बताइए, एक दो सवाल आप लोगों से हम पूछ लेते हैं। चलिए, अच्छा, अगर कोई टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट का डेथ हो जाता है व्हाइल इन सर्विस, उसके फैमिली को क्या क्या मिलेगा, उसको फैमिली को क्या मिलेगा बताइए, अगर डेथ हो जाता है व्हाइल इन सर्विस, पेंशन भी मिलेगा, डेथ ग्रेचुइटी भी मिलेगा। कौन सा पेंशन, देखिए पेंशन जब बोल रहे हैं ना अग्निव जी, आगे हम लोग जब सीसीएस पेंशन रूल देखेंगे तो और हम लोगों का क्लियर रहेगा। पेंशन तो देगा पर कौन सा पेंशन देगा, फैमिली पेंशन देगा, बस फुल पेंशन नहीं बोलना नहीं है, क्या देगा, फैमिली पेंशन देगा। फैमिली पेंशन फुल पेंशन थोड़ा ही होता है, फैमिली पेंशन कितना होता है नॉर्मल पेंशन का बताइए। मान लीजिए हमको अगर हम रिटायर कर गए, हमको अगर 30,000 आपका मान लीजिए, हाँ बिल्कुल 50% होता है फैमिली पेंशन, जो एक्चुअल पेंशन है वो आपका चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए एक बार देखते हैं, कुंडू जी ने कुछ दूसरा बात इन्फॉर्मेशन दिया तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, आपको कंफर्म करते हैं। आप बता रहे हैं कि इन सर्विस डेथ फुल पेंशन, फैमिली पेंशन मिलता है। अब टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में तो फैमिली पेंशन ही बोला गया। चलिए फिर भी एक बार हाँ वो हमको तो पता है, आप जब बोले तो हम समझ पाए। अच्छा, फुल पेंशन फॉर 10 ईयर्स, दीपक जी एक बार बताइए। अच्छा, तो फुल पेंशन हो जाएगा आपका 10 साल के लिए, उसके बाद आधा हो जाएगा। चलिए जब हम लोग पेंशन रूल देखेंगे तो उसमें आपका, जब पेंशन रूल देखेंगे तो उस टाइम पे हम लोग उसको डिटेल्स में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अभी मेरे दिमाग से थोड़ा सा छुटा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जब इसको पेंशन रूल पढ़ेंगे, पेंशन रूल हम लोग अगले महीने ही शुरू करेंगे इन केस ऑफ डेथ व्हाइल इन सर्विस, तो फुल पेंशन का। चलिए ठीक है। अच्छा, आफ्टर 10 ईयर्स 30%। चलिए एक, ठीक है, पेंशन, चलिए तब तक इसको ऑन होने देते हैं, बाद में देखते हैं। तब तक आगे बढ़ते हैं हम लोग, आने देते हैं उसको, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या और बातें हम लोगों को बताया गया। तो बोला जा रहा है ग्रेचुइटी शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पे, gratuity shall be calculated on the basis of pay on which the government servant was drawing immediately। तो ग्रेचुइटी कितना मिलेगा,
तो ग्रेचुइटी में बोला जा रहा है कि ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन होगा पे के आधार पे, जो पे हमको मिल रहा था। कब मिल रहा था? जब हमने सुपरएनुएशन हुआ उसके इमीडिएट पहले, या फिर इनवैलिडमेंट हुआ उसके इमीडिएट पहले, या फिर सर्विस से हम डिस्चार्ज हो गए, या फिर मेरा एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके इमीडिएट पहले जो हमारा पे मिलता था उसी के आधार पे ये ग्रेचुइटी को कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात एक बात बताया गया। दूसरी बात एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस जो है उसको भी इसके भीतर लिया गया। तो बेसिक प्लस डीए दोनों को मिलके जो हमारा पे बनेगा उसके आधार पे हम लोग ग्रेचुइटी जो रहेगा उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये बात हमारा एक जनरल कंडीशन में दिया गया कि ग्रेचुइटी शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पे विच द गवर्नमेंट सर्वेंट वॉज ड्रॉइंग इमीडिएटली बिफोर द सुपरएनुएशन, डिस्चार्ज, इनवैलिडमेंट, एब्जॉर्प्शन, है ना। तो ये सारा केस में या फिर डेथ जो भी है, तो इसके पहले इमीडिएटली जो हम पे होल्ड कर रहे थे वो बेसिक पे प्लस जो हमारा डीए होगा उसके आधार पे हमारा ग्रेचुइटी जो है वो फिक्स किया जाता है। दूसरा बात बोला गया पे के भीतर पे को कहाँ पे डिफाइन किया गया, तो एफआरएसआर का सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होता है पे को कहाँ पे डिफाइन किया गया। तो क्या बोला जा रहा है, पे को डिफाइन किया गया रूल 9 के 21 के ए के 1 में। ठीक है, रूल 9 के 21 के ए का 1, इसको याद रख लीजिएगा, भूलना नहीं है। 1-2 नंबर वाला सवाल कभी भी ये हो सकता है। 9 के 21 के ए के 1, 9 के 21 के ए के 1, ठीक है, याद रखना है। 9 का 21 का ए का 1, है ना। 921 ए ऑन, 921 ए ऑन, 921 ए ऑन, इसको याद रखना है। पे को कहाँ पे डिफाइन किया गया, पब्लिक चैट में बताइए। बिल्कुल 921 ए ऑन, बिल्कुल। आगे आते हैं, अब क्या बोला जा रहा है, एन इंक्रीमेंट अर्नड, ये वाला सवाल भी पूछा जाता है एग्जाम पे आपका, ये वाला सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है। क्या बोला जा रहा है, एन इंक्रीमेंट अर्नड ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ अर्नड लीव नॉट एक्सीडिंग 120 डेज। हमने 30 दिन का अर्नड लीव लिया और उस दौरान हमारा कोई इंक्रीमेंट फॉल कर रहा था, तो जब तक हम ज्वाइन नहीं करेंगे हमको इंक्रीमेंट देगा नहीं। और इस जगह पे बोला जा रहा है कि आपका ये कैलकुलेशन करते वक्त जब आपका टर्मिनल या डेथ ग्रेजुएटी हमारा कैलकुलेट किया जाएगा तो वो जो इंक्रीमेंट है वो भी इट विल फॉर्म ए पार्ट ऑफ द पे, वो भी आपका पे का हिस्सा ही रहेगा। तो यही बात आपका बताया जा रहा है, एन इंक्रीमेंट अर्न ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ अर्न लीव नॉट एक्सीडिंग 120 डेज, 120 से कम दिन का अगर अर्न लीव रहा, या फिर मान लीजिए 180 120 दिन से ज़्यादा बड़ा अर्न लीव था, पर फर्स्ट 120 डेज के भीतर अगर इंक्रीमेंट का डे आ जाता है तो वो जो इंक्रीमेंट होगा वो भी दिस विल ऑल्सो फॉर्म ए पार्ट ऑफ द पे। ठीक है, तो ये बात हमको याद रखना पड़ेगा। अब क्या बोला जा रहा है, द प्रोविजंस ऑफ रूल 10, रूल 10 का जो प्रोविजन जिसके बारे में अब तक हम लोग चर्चा कर रहे थे, बोला गया ये तभी वो गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर अप्लाई होगा अगर उनका अपॉइंटमेंट हुआ है या फिर इनकम जो हुआ है वो 31 दिसंबर 2003 से पहले हुआ है। तो रूल 10 एप्लीकेबल कब होगा, जब उनका ज्वाइनिंग 31/12/2003 से पहले हुआ है, तो उस केस में आपका ये रूल जो है, ये प्रोविजन जो है आपका लागू होगा। ठीक है, आगे क्या बताया जा रहा है, इन द इवेंट ऑफ डेथ इन सर्विस, जब डेथ होता है सर्विस के दौरान, तो बोला जा रहा है टेम्पोररी और क्वासी परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट जो रहता है उनका फैमिली जो है दे शैल बी एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन एंड डेथ ग्रेचुइटी। तो दो चीज़ मिलेगा, एक नंबर फैमिली पेंशन और एक डेथ ग्रेचुइटी। तो हम लोग फैमिली पेंशन के बारे में देखें जैसे आप लोग बताए हैं, है ना, और डेथ ग्रेचुइटी। अब इसको हम लोग रूल, हमारा जब सीसीएस पेंशन रूल 2021 हम लोग पढ़ेंगे, हम देखते हैं, चलिए अगले हफ्ते ही हम लोग टारगेट करेंगे कि पेंशन रूल शुरू करने का। या फिर एक्चुअली हम चाह रहे थे कि छोटा छोटा कुछ टॉपिक जो है हम लोग थोड़ा ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो मेजर हम लोगों का टॉपिक रहेगा, जैसे एफएचबी हम लोगों का छूटा हुआ है, एफएचबी का वॉल्यूम 1-2, एफआरएसआर हमारा छूटा हुआ है,
पेंशन रूल हमारा छूटा हुआ है। ये हमारा सबसे बड़ा बड़ा जो टॉपिक है जो छूटा हुआ है, जो हमको लंबा टाइम खींचना पड़ेगा। बाकी और कौन सा टॉपिक है जो बड़ा वाला हमारा छूटा हुआ है, एक बार बताइए तो। और कोई टॉपिक जिसको लगता है कि आपका एनपीएस भी थोड़ा सा लंबा है, एनपीएस भी टाइम लगेगा ख़त्म करने में। और कोई टॉपिक जो बड़ा वाला छूटा हुआ है? चलिए, तो जो भी है हम लोग एक एक करके वो सबको डिस्कस करेंगे। अरे, इसको ख़त्म कर लेते हैं, ठीक। और रिकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, जिस कारण से आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अगर कभी समझ मतलब, चलिए लिंक ये तो नहीं किया, हम स्क्रीन को शेयर कर लेते हैं आप लोगों से। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या बोला जा रहा है, अब मान लीजिए जब ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन वगैरह हो रहा है, तो बोला जा रहा है फॉर ग्रेचुइटी, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुइटी, हेड ऑफ द ऑफिस को क्या करना रहता है, तो बोला जा रहा है हेड ऑफ द ऑफिस शैल प्रिपेयर ए स्टेटमेंट, शैल प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ द अमाउंट एडमिसिबल, कितना अमाउंट हो रहा है, ये कैलकुलेशन कौन करेगा, जो हेड ऑफ द ऑफिस है वो कैलकुलेशन करेगा, है ना। और मतलब एक स्टेटमेंट बनाएगा जिसमें क्या रहेगा, डिटेल्ड कैलकुलेशन रहेगा कि कितना अमाउंट आप किस लिए लिए, कितना साल का कंप्लीटेड सर्विस था, कितना उनका लास्ट पे था, है ना। उसके आधार पे कैलकुलेशन सारा उसको बताया जाएगा। और ये जो रहेगा डिटेल्ड कैलकुलेशन, साथ में जो स्टेटमेंट है, ये भेजा जाएगा अकाउंट ऑफिसर के पास विथ सर्विस बुक। तो ये बात याद रखना है, फॉर ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुइटी हेड ऑफ द ऑफिस को क्या करना रहता है, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना रहता है जिसमें डिटेल्ड कैलकुलेशन दिया जाता है और साथ में कितना अमाउंट होने वाला है ग्रेचुइटी वो बताया जाता है। और उसको क्या किया जाता है, अकाउंट ऑफिसर के साथ शेयर किया जाता है, किस विथ सर्विस बुक। तो सर्विस बुक और ये स्टेटमेंट मिला के अकाउंट ऑफिसर के पास भेजा जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे बताया गया। दूसरा बात बताया गया, अगर किसी का पेमेंट सैलरी जो है कंटीजेंसी फंड से आपका कैलकुलेट होता है, अगर किसी का सैलरी जो है उसका पेमेंट हो रहा है कंटीजेंसी फंड से, तो बोला गया उसका पूरा सर्विस को हम टर्मिनल ग्रेचुइटी के लिए कैलकुलेट नहीं करते हैं। मतलब पूरा सर्विस पीरियड को हम कंटिन्यूअस सर्विस पीरियड के हिसाब से, मतलब क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से नहीं लेंगे। क्वालिफाइंग सर्विस में कितना आएगा, तो जितना हम सर्विस किए उसका आधा आएगा। मान लीजिए हम 20 साल जॉब किए तो हमारा कितना आएगा, उसको मान लेगा कि 10 साल का आपका क्वालिफाइंग सर्विस हो रहा है, ठीक है। ये बात याद रखना है, कंटीजेंसी से अगर पे हो रहा है, टर्मिनल ग्रेचुइटी जब कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा सर्विस पीरियड है वो आधा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बोला गया, टेम्पोररी एम्प्लॉयज विथ 20 years ऑफ सर्विस कैन सीक वॉलेंटरी रिटायरमेंट अंडर रूल 43 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल 2021। तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट के बारे में, वीआरएस के बारे में रूल 43 में बताया गया है, जहाँ पे बोला गया कि टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट का अगर 20 साल से ज़्यादा जॉब हो जाता है तो वो आपका वीआरएस ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक आप लोग, जैसे हम लोगों से बात हो रहा था कि मान लीजिए कोई एक ऐसा एम्प्लॉई है, कोई एक ऐसा एम्प्लॉई है ए, जिसने क्या किया, एज पोस्टल असिस्टेंट ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद ऐसा बहुत सारा पोस्टल असिस्टेंट है जिसका सालों साल आपका ट्रेनिंग वगैरह नहीं होता है ना। तो जब तक ट्रेनिंग आपका नहीं होगा, इंडक्शन, वो हमेशा आपका टेम्प्रोरी स्टेटस में ही रहेगा। हालांकि नॉर्मली ऐसा होना नहीं चाहिए, हमारा ट्रेनिंग जो है पर ड्यूरिंग मतलब प्रॉपर पीरियड में हो जाना चाहिए, पर ये भी एक इशू है, उस दौरान भी लोग टेम्प्रोरी वगैरह रहते हैं। अदरवाइज नॉर्मल केस में भी अगर कोई टेम्प्रोरी एम्प्लॉई रहेगा जिसको टेम्प्रोरी स्टेटस मिला हुआ है, पोस्ट जो है टेम्प्रोरी है, इस प्रकार का कुछ भी केसेस आपका रहेगा, 20 साल से ज़्यादा सर्विस होता है तो वॉलंटियरी सर्विस बीआरएस जो है ले सकता है। री एम्प्लॉयड पेंशनर्स who are allowed the benefits of CPF are not eligible for any gratuity। तो बोला गया कोई भी रीएम्प्लॉयड पेंशनर अगर है, उसको अगर सीपीएफ का बेनिफिट जो है मिल चुका है ना, उसको सीपीएफ का बेनिफिट के लिए उसको अलाउ किया गया था,
तो बोला जा रहा है ऐसा रीएम्प्लॉयड पेंशनर को भी ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो याद क्या रखना है, रीएम्प्लॉयड पेंशनर है, रीएम्प्लॉयड पेंशनर है, और अगर उसको सीपीएफ कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड वगैरह का आपका बेनिफिट मिल रहा है तो उस जगह पे बोला जा रहा है क्या होगा, वो आपका ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, फिर बोला जा रहा है क्लेम टू रिसीव द ग्रेचुइटी टू रिमेन सस्पेंड अंटिल द कंक्लूशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, पूरा सेंटेंस पढ़िएगा तो पता चलेगा। मान लीजिए हमारा कोई नॉमिनी है, हमारा कोई नॉमिनी है ए, और क्या हुआ, हमारा डेथ हो गया, और मेरा जो नॉमिनी है ही और शी इज चार्ज्ड विथ माय मर्डर। उनको मान लीजिए उनके ऊपर मेरा खून का या फिर खून में मदद करने का कोई आरोप है। तो अगर कोई भी ऐसा है तो उसको जब तक उस केस का कंक्लूशन नहीं होगा तब तक जो भी ग्रेचुइटी अमाउंट है, ग्रेचुइटी का जो पैसा है, ये पैसा क्या होगा, उनको नहीं दिया जाएगा। ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी एक जीआईडी बात हम लोग सभी लोग जानते हैं। पीएलआई के केस में भी आपका सेम यही फंडा है। तो यहाँ तक हम लोगों का ख़त्म होता है आज वाला जो टॉपिक है। इसके भीतर अगर किसी का कोई डाउट रह गया तो आप बताइए। इसके भीतर अगर किसी का कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं पब्लिक चैट में।